प्यारे बच्चों नमस्कार। 11th क्लास के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिनको आज हम इसी टॉपिक में इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से 4 हमारे पास कंजर्वेशन लॉज हैं जिनको आज हमने समझना है। तो आइए शुरुआत करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर से। अब देखिए कि हमारे नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, यानी 4 बेसिक फोर्सेस हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड फोर्थ एंड लास्ट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब हम एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे कि जैसे सबसे पहले जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। अब देखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। साइंटिस्ट न्यूटन ने जो है एक खोज की थी कि इस यूनिवर्स में 2 बॉडीज कहीं भी हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, यानी उन दोनों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। ठीक, और इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वही क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, एक बार फिर से कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज force of mutual attraction between any two body in the universe। किसके कारण होता है? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास, अपने मास के कारण जो है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वही क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 बॉडीज हैं और इस बॉडी का मास हम कहते हैं कि m1 है और इस बॉडी का मास हम कह देते हैं कि m2 है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हम कह देते हैं कि r है। तो इन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स जो है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम F कहें तो हम ये कहेंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अर्थ क्या है कि अगर इनकी मासेस की प्रोडक्ट बढ़ेगी तो ये F भी बढ़ेगा, अगर ये कम होगी तो ये भी कम होगा। मीन्स कि अगर ये बॉडीज हैवी है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, और अगर बॉडी लाइट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ओके, अब फॉर एग्जांपल ये पेन पड़े हैं हमारे पास, ठीक है, और एक जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई पेन ड्राइव है, ठीक, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम है कि हमें महसूस ही नहीं होता क्योंकि इन दोनों का मासेस बहुत ही कम है। ओके, जबकि मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। किसके कारण रिवॉल्व कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण रिवॉल्व कर रहा है। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मून का और अर्थ का दोनों का मास क्या है? ज़्यादा है। एंड सेकंड इज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, अगर मान लीजिए हम डिस्टेंस डबल कर देते हैं तो डबल का स्क्वायर 4, यानी फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। डिस्टेंस अगर आप 3 गुना कर देते हो तो 3 का स्क्वायर 9, फोर्स 9 गुना कम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कि जैसे एक ही क्वांटिटी जो है मान लीजिए m1 प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2 के प्रोपोर्शनल है 1/r² के प्रोपोर्शनल है, तो इनको हम इकट्ठा कंबाइन कर सकते हैं कि f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r², और प्रोपोर्शनल का साइन जो है वो इक्वल में चेंज हो जाता है बाय सप्लाइंग ए कांस्टेंट। अगर हम एक कांस्टेंट सप्लाई कर दें तो प्रोपोर्शनल जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? इक्वल में चेंज हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है ये वास्तव में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है। ठीक, अब ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो जैसे सिंपल सी प्रॉपर्टीज है इसकी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक, कि ये हमेशा क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस है नेचर में। दूसरा, दे ऑपरेट ओवर लॉन्ग रेंज डिस्टेंस, ये लंबी दूरी तक काम करते हैं, और इनके बीच में किसी भी मीडियम की जरूरत भी नहीं पड़ती, कोई माध्यम की जरूरत भी नहीं पड़ती। यानी अगर बीच में वैक्यूम भी है, बिल्कुल खाली जगह भी है, तो अभी ये फोर्सेस काम करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंसेस की अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए कि हम बात करें सन एंड अर्थ के बीच में या सन एंड प्लूटो के बीच में भी ये काम कर रहा है। इवन जो
ये मानते हैं कि पूरी यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है वो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है। ओके, थर्ड इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है कि जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ऐसा जो लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है, जो कि यहाँ पर आप समझ चुके हैं। थर्ड इज दे आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए दो बॉडीज हैं तो इनका जो फोर्स लगेगा वो सेंटर टू सेंटर लगेगा। ओके, यानी जो हम डिस्टेंस हम आर जो हम मेजर करते हैं एक दूसरे के सेंटर से ही इसी वजह से करते हैं, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस हैं। दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब ये है कि इन फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क या इनके अगेंस्ट किया गया वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हम जो वर्क पावर एनर्जी नाम का एक चैप्टर आएगा हमारे, उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी आपने ये समझना है कि ऐसे फोर्सेस जिनके द्वारा किया गया वर्क या जिनके अगेंस्ट किया गया वर्क जो है सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करते हैं, और इसका रास्ता बेशक सीधा हो चाहे कोई घुमा के टेढ़ा मेढ़ा हो। ठीक, यानी यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट तो वर्क क्या होगा, सेम होगा। ओके, इसलिए कंजर्वेटिव फोर्सेस है। और ये जो है जैसे मैंने आपको अभी 4 फोर्सेस बताए हैं नेचर में, उनमें सबसे वीक फोर्स यही है। ठीक, हालांकि वीक फोर्स है लेकिन फिर भी जो है यूनिवर्स के जो बड़े बड़े फिनोमिना है, जैसे स्टार का इवोल्यूशन है, स्टार का पैदा होना है, गैलेक्सीज का बनना वगैरह है, या पूरे यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। ओके, नेक्स्ट वन इज द फील्ड पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेविटॉन। अभी फील्ड पार्टिकल क्या चीज होती है? अब एक बात हम ये मान के चलते हैं कि जब भी कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है किन्हीं भी बॉडीज के बीच में, कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो साइंटिस्ट ये मान के चलते हैं कि इनके बीच में कोई ना कोई पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है, और जब वो पार्टिकल एक्सचेंज होता है तो उसी पार्टिकल एक्सचेंज के कारण ही क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है। एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि मान लीजिए कि ये 2 कुत्ते हैं, एक कुत्ता ये हो गया, दूसरा ये हो गया, समझ लीजिए। ठीक, तो अब इन दोनों के बीच में जो है ये एक आपने हड्डी डाल दी। ठीक, एक बार ये कुत्ता इस हड्डी को पकड़ता है, फिर ये छोड़ देता है, ये पकड़ लेता है, फिर ये पकड़ लेता है, ये छोड़ता है। ठीक है, तो अब ये हड्डी इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं कि 1 सेकंड में कई बार। ठीक, तो इस तरह से ये दोनों कुत्ते क्या है, इस हड्डी के थ्रू क्या है, बंध जाएंगे, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। ठीक उसी तरह से हम ये मान के चलते हैं कि जो ग्रेविटॉन जो है वो इसी तरह से बॉडीज के बीच में जो है एक्सचेंज होता रहता है, और उसी के कारण क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। लेकिन इसकी अभी तक कोई प्रैक्टिकल डिस्कवरी नहीं हुई है, जस्ट ये माना जाता है कि ग्रेविटन नाम का कोई ना कोई पार्टिकल होगा। अब हम आगे बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की, कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है कुछ न्यूक्लियर प्रोसेस के दौरान जो है पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल बीटा डीके नाम का हम एक प्रोसेस समझते हैं। अभी बीटा डीके के दौरान क्या होता है कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर जब बीटा डीके होता है तो जो न्यूक्लियस में से 2 पार्टिकल इमिट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज पार्टिकल जिसको आप न्यूट्रिनो बोलते हो। ठीक, क्लियर? कि बीटा डीके के दौरान क्या होता है कि न्यूक्लियस में से 2 पार्टिकल इमिट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो। ठीक, तो इनके बीच का एक फोर्स होता है, और वो फोर्स क्या कहलाता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। ठीक, अब वैसे तो इसका नाम ही वीक न्यूक्लियर फोर्स है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स इससे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक,
हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और इसकी जो रेंज है वीक न्यूक्लियर फोर्स की वो काफ़ी स्मॉल है, काफ़ी छोटे डिस्टेंस तक काम करता है। नियरली 10⁻⁻16 मीटर तक ही ये काम करता है। उससे ज़्यादा अगर डिस्टेंस होगा तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस काम नहीं करेंगी। तो ये इसकी दो सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में साइंटिस्ट कूलम्ब क्या कहते हैं? कूलम्ब साइंटिस्ट ये कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, अगर ये लाइक चार्जेस हैं यानी दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसी तरह से अगर अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। लेकिन जब ये चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होते हैं, जब चलना शुरू कर देते हैं, तो ये अपने चारों तरफ क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक। और जब मूविंग चार्ज के चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जैसे मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल ये मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल ये मूव कर रहा है। ठीक। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है ही है, लेकिन साथ के साथ मूव करने की वजह से क्या है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो गया। ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन तो आएगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से जो एक कंबाइंड इफेक्ट जो हुआ, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जो हुआ उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको एक इकट्ठा हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। तो ये चीज़ जो है मैं आपको नोट्स में से बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इन ए सिंपलर केस व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट। द सिंपल केस में चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार जो है अट्रैक्टिव और अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्ज जो है वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और चार्जेस जब मोशन में होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेंगे? फिर फोर्सेस लगाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो इनसेपरेबल है, अलग अलग नहीं होते। तो इस तरह से हम यह क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो यहाँ पर पैदा हो जाता है। अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी जो है वो लार्ज डिस्टेंस तक काम करते हैं और बीच में किसी भी टाइप की मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनॉर्मसली स्ट्रॉन्ग का मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। और देखिए कि यहाँ पर जो फील्ड पार्टिकल है वो होगा फोटोन, जिसकी एक्सचेंज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम मान के चलते हैं। और जो कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए जो है बोसॉन, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए बोसॉन जो है वो फील्ड पार्टिकल होगा। ओके। अब आगे आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस होते हैं यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को जो फोर्स आपस में बांध के रखता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स दैट बाइंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए जो प्रॉपर्टीज हैं हम ये कहेंगे कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज इन नेचर, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज चारों फंडामेंटल फोर्सेज में से। इसके अलावा शॉर्टेस्ट रेंज है, बहुत ही कम दूरी पे, यानी सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही, यानी इतने से डिस्टेंस में ही ये काम करेगा। इनवर्स के इलाका ये ओबे नहीं करता। ठीक। और पार्टिकल के चार्जेस पर भी डिपेंड नहीं करता। ओके। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन सेंट्रल फोर्स है,
ओके। और यहाँ पर जो पार्टिकल्स जो है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे फील्ड पार्टिकल जो है जिसकी वजह से फोर्स आता है, दैट इज मीजन एंड ग्लूकोन्स। ठीक, ये पार्टिकल जब इसके बीच में एक्सचेंज होते हैं न्यूक्लियंस के बीच में, तब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस आ जाता है। न्यूक्लियंस क्या होता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, उनको हम न्यूक्लियंस बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई गई है। इस टेबल के अंदर जो चारों फोर्सेस को कंपेयर किया गया है कि इनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो क्या है, इनकी रेंज क्या है, और किन किन के बीच में ये ऑपरेट होते हैं। ठीक, इसके अलावा आप अपनी तरफ से एक कॉलम इसमें और बना लेना है, यहाँ पर जो फील्ड पार्टिकल जो है वो और यहाँ पर लिख लेना। ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ग्रेविटॉन है, और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए जो है बोसॉन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के लिए फोटोन है, और इसके लिए ग्लूऑन और मेसन पार्टिकल्स है। ओके। अब आगे आता है कि कंजर्व्ड क्वांटिटीज कौन सी होती है, कि ऐसी क्वांटिटीज जो टाइम के साथ साथ अनचेंज रहे, कि जो ना बदले टाइम के साथ साथ, ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती है, कंजर्व्ड क्वांटिटी कहलाती है। द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड विद टाइम इज कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटी। और कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स दैट क्वांटिटी डज नॉट चेंज विद टाइम। ओके। तो यहाँ पर आप नोट्स में से देख भी सकते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिमेन अनचेंज्ड विद टाइम इज कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटीज। और कंजर्वेशन, किसी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्वेशन का मतलब ये भी यही होते हैं कि क्वांटिटी जो है टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगी। अब हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, जिसमें से सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहता है कि पूरी यूनिवर्स की एनर्जी जो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। टोटल अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी का नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी न तो पैदा की जा सकती है, नहीं नष्ट की जा सकती, बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बल्ब ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। ठीक, यानी सिर्फ उसका रूप ही बदलेगा, उसकी फॉर्म ही चेंज होगी। इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग थलग, जिसका बाहरी दुनिया से और कोई मतलब ना हो। ऐसा सिस्टम जो है क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम में एक ग्लास रोड ले लेते हैं, एक सिल्क का कपड़ा ले लेते हैं। ठीक, तो पहले इनके ऊपर मान लेते हैं कि दोनों पे कोई भी चार्ज नहीं है। जब इनको आपस में आपने रब कर दिया, रब करने पर ग्लास रोड पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, सिल्क के कपड़े पर माइनस क्यू चार्ज आ गया। ठीक, तो अब भी अगर हम टोटल देखेंगे तो अब भी चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, कि जितना चार्ज रब करने से पहले है उतना ही चार्ज रब करने के बाद रहेगा। हो सकता है कि जितना एक पे पॉजिटिव आ जाए उतना यही होगा कि एक पे जितना पॉजिटिव आएगा दूसरे पे उतना ही नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, लेकिन टोटल चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसी तरह से थर्ड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसमें भी यही चीज है कि अगर मान लीजिए कि किसी बॉडी के ऊपर या किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम आगे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर आएगा उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है रोटेशनल मोशन के अंदर आता है। तो यहाँ पर जो काम फोर्स करता है यहाँ पर टॉर्क करता है। ठीक, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है ये, कि अगर टॉर्क 0 हो तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम में अगर
एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और यहाँ फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क रहेगा, कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो जीरो हो तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो एक बार अगर ये दोनों लॉज आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ ना भी आए हो तो भी कोई खास बात नहीं, इनकी पूरी डिटेल हमारे सिलेबस में आएगी। ठीक है, तो एक बार जितना मैंने आपको करवाया जस्ट ये 2 लाइनें आपने याद रखनी है। अब हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पर बच जाता है, दैट इज बेसिक रीजन बिहाइंड कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज के पीछे जो है बेसिक कारण क्या है, कि अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों के पीछे जो है एक कारण है कि स्पेस इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो ये जो है आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा सुनने में कि होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का मतलब क्या है, कि जब भी हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी स्पेस जो है वो स्पेशल नहीं है। जो लॉ यहाँ पर लागू है, फॉर एग्जाम्पल 2 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं ऑन अर्थ, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप कहीं भी ले जाओ, चाहे एंड्रोमेडा गैलेक्सी में ले जाओ, मून पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, वो रिपेल ही करेंगे। कि कोई भी जो स्पेस है यूनिवर्स में वो स्पेशल नहीं है, होमोजीनियस है, एक जैसा है। दिस इज कॉल्ड होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। और होमोजेनिटी ऑफ स्पेस ही जो है वो क्या है, लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का वास्तविक कारण है। और ये कारण जो है मैथमेटिकली प्रूव किया जा चुका है। इसलिए आपने सिर्फ यहाँ सिंपल याद रखना है कि इन दोनों लॉज का पीछे जो कारण है दैट इज होमोजेनिटी एंड आइसोट्रोपिसिटी ऑफ द स्पेस है। और यहाँ पर आइसोट्रोपिसिटी का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती स्पेस की। ठीक है, होमोजेनियस का मतलब एक जैसा है और आइसोट्रोपिसिटी का मतलब कोई पर्टिकुलर उसकी स्पेशल डायरेक्शन ना होना। ठीक है, और इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो कारण है दैट इज होमोजेनिटी ऑफ टाइम। होमोजेनिटी ऑफ टाइम का मतलब कि टाइम का कोई भी पॉइंट स्पेशल नहीं होता। जैसे बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स जो है आज भी काम कर रहे हैं, ठीक, और आज भी वैलिड है, और वो लॉ जो है आज से 10 साल बाद में भी वैलिड होगा। ठीक, तो हम ये नहीं कह सकते कि जैसे ये तो ये कल की बात थी, कल ये लॉ था। ठीक, अगर 2 बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आज है तो कल भी रहेगा। दिस इज होमोजेनिटी ऑफ टाइम। और होमोजेनिटी ऑफ टाइम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए जो है कारण मैंने आपको बता दिया था कि ये जो चीजें हैं मैथमेटिकली प्रूव करने वाली है। लंबा डेरिवेशन इसका होता है जो हमारे स्टडी के स्कोप से जो है बाहर है। और आइसोट्रोपिसिटी ऑफ द टाइम के कारण क्या चीज पॉसिबल है, क्या इसके रिजल्ट होंगे, वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। देन बेसिक रीजन बिहाइंड द एक्सटेंसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज नॉट नोन। देखिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो बेसिक रीजन है वो अभी तक पता नहीं लगा है। लेकिन 20वीं सदी के अंदर एक साइंटिस्ट डेरिक था, उन्होंने अपना विचार दिया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस जो है वो आइसोट्रोपिसिटी नेचर ऑफ टाइम की वजह से हो सकता है। ठीक, कि टाइम की कोई विशेष डायरेक्शन नहीं होती, वो जो है क्या कहलाती है, आइसोट्रोपिसिटी ऑफ द टाइम कहलाती है। तो अब जैसे कुछ एक स्टूडेंट ये कहते हैं सर आइसोट्रोपिसिटी ऑफ टाइम जो है समझ नहीं आया, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास कोई गैस है, इक्विलिब्रियम में है, और उसकी ब्रोनियन मोमेंट की अगर हम बात करें कि पार्टिकल जो है इस तरह से जो मोमेंट है उनकी अगर हम बात करें कोई भी गैस इक्विलिब्रियम में उस टाइम की, तो उसका एक वीडियो बना लीजिए। और अगर उसको रिवर्स भी कर दे वीडियो को तो भी देखिए कि पार्टिकल जो है एग्जैक्टली सेम वे में बिहेव करते हैं। ठीक, तो दिस इज नोन एज आइसोट्रोपिसिटी ऑफ द टाइम की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है ये आगे चले पीछे चले उसका लाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी जस्ट ये टॉपिक जो है आइसोट्रोपिसिटी ऑफ टाइम जो है अंडर डिस्कवरी है, तो इसके बारे में अभी हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते।
तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही चैप्टर समाप्त होता है। और अब जो आपके लिए जो काम बचता है वो जो इसी चैप्टर के ऊपर एक्सरसाइज पे जो मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सारे के सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों ने करने हैं। इनके आंसर जो है लास्ट में दिए हुए हैं, तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन वैसे तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन का मामला है, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए आपको ये काम जो है अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। ओके, तो आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।